हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक इंडियन इकोनॉमी 3.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है। अपनी इस सीरीज में ऑलरेडी हमारे 2 पार्ट आ चुके हैं, ये हमारा पार्ट 3 है। अपने इस पार्ट 3 में आज हम एनबीएफसी क्या होती हैं, वित्तीय समावेशन का क्या मतलब होता है, सरकारी पहलें कौन कौन सी की गई, साथ ही स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साथ पेमेंट बैंक और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी आपने प्रीवियस पार्ट में बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर जैसे तरलता नियामक को पढ़ा था। आपने ये भी पढ़ा था कि वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक में क्या डिफरेंस होता है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। तो उसी दिशा में बिना देरी किए हम अपने इस पार्ट 3 की शुरुआत करते हैं, जिसमें 3 और 4 टॉपिक यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो प्रीलिम 5 जून के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज की हम क्लास शुरू करें, हम फिर से एक बार क्विक एंड फास्ट मोड में रिवीजन कर लेते हैं पार्ट डे 1 और डे 2 तक का। ठीक है, लगभग 10 मिनट में पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो क्योंकि रिवीजन होने से जानते हो फ़ायदा ये होता है कि हमें लगता है कि हमारी पूरी क्लास क्विक एंड फास्ट रिवाइज हो रही है। बाकी क्लासेस में हमने क्यों नहीं किया था, क्योंकि बाकी जो क्लासेस होती हैं वो इतनी बोरियत वाली नहीं होती हैं। इकोनॉमी पढ़ना आमतौर पे सामान्य अभ्यर्थियों को नहीं आ पाता। ठीक है, तो इसलिए हम आपको बेसिक से सारी बातें बताते हैं। ठीक, पहली बात हमने ये पढ़ी थी राष्ट्रीयकरण के बारे में। फिर हमने आपको बताया था कि जो आरबीआई की बैंकिंग अधिनियम की धारा है, द्वितीय अनुसूची है, उसमें दो प्रकार की बैंकों को लिस्टेड किया जाता है, एक लिस्टेड बैंक, एक अनलिस्टेड बैंक। लिस्टेड बैंक का मतलब अनुसूचित जो बैंक होते हैं वो आरबीआई की द्वितीय अनुसूची को फॉलो करते हैं। वो 500 करोड़ रुपए तक का रुपए रखते हैं। आरबीआई की मौद्रिक एवं साख नीति उन पे लागू होती है। साथ ही वो हर एक तरीके से आरबीआई के गाइडलाइन के अंतर्गत ही या तत्वाधान में ही काम करते हैं। अनुसूचित बैंकों की अगर हम बात करें तो ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक पब्लिक सेक्टर बैंक, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक की अगर बात करें तो ये भी 2 टाइप, सॉरी, ये उल्टा हो गया। मैं फिर से इसको रिवाइज कराता हूँ, बीच में एक लाइन स्किप कर दी मैंने। हाँ, वो क्या कर दी, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको, मैंने ये बताया कि आपको मैंने पढ़ाया था कि आरबीआई का जो बैंकिंग अधिनियम है उसके तहत 2 प्रकार के बैंकों की बात हुई। एक तो लिस्टेड यानी कि अनुसूचित बैंक और दूसरी हुई अनलिस्टेड यानी कि गैर अनुसूचित बैंक। लिस्टेड बैंकों के अंतर्गत जिन बैंकों की बात हुई उनमें था वो बैंकें जो आरबीआई के अधिनियम के अंतर्गत आती हैं या आरबीआई की द्वितीय अनुसूची को फॉलो करती हैं, वो कहलाती हैं अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंकों की अगर हम बात करें तो ये भी 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप का मतलब एक तो बैंक होते हैं वाणिज्यिक बैंक, दूसरे होते हैं कोऑपरेटिव बैंक और तीसरे होते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अगर हमने यहाँ पे बात की ये 3 टाइप के हो गए, तो 3 टाइप में जो वाणिज्यिक बैंक हैं ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, एक होते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं नेशनलाइज और एक होते हैं नॉन नेशनलाइज। पहले महिला बैंक जो था वो नॉन नेशनलाइज था, लेकिन उसे एसबीआई में शामिल कर दिया गया, तो अब कोई भी नॉन नेशनलाइज बैंक नहीं रहा, अब सारे के सारे नेशनलाइज बैंक हो गए हैं। तो इतनी बातें क्लियर हो गई थी। जब इतनी बातें हमने आपको बता दी, फिर हमने आपको बताया था आरबीआई के बारे में कि आरबीआई जो बैंक है, आरबीआई है, इसमें 20 मेंबर होते हैं, जिसमें सरकार का भी एक प्रतिनिधि होता है। ये नोटों के निगमन की बात करता है, सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है, बैंकों के बैंकर के रूप में काम करता है, विकास संबंधी कार्यों को निष्पादित करता है, रुपए की परिवर्तनीयता और विदेशी विनियमन को देखता है और साथ ही तरलता का समायोजन करता है। तरलता के समायोजन के लिए वास्तव में 2 लोग वैसे होते हैं, एक तो हमारे यहाँ आरबीआई होती है, दूसरे में हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है। गवर्नमेंट जो इंडिया होती है वो राजकोषीय नीति के अंतर्गत काम करती है, आरबीआई जो होती है वो मौद्रिक नीति के अंतर्गत काम करती है। मौद्रिक नीति में भी आरबीआई जिन टूल्स को अपनाती है उसमें एक मात्रात्मक होते हैं, एक गुणात्मक होते हैं। मात्रात्मक में जो टूल्स होते हैं वो मात्रा के अनुपात को चेंज और नॉन चेंज करते हैं, मतलब सीआरआर हो, एसएलआर हो, बीआर हो, आरआर हो, ट्रिपल आर हो, एमएसएफ हो, ओएमओ हो, ये सब मात्रात्मक के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम इसमें गुणात्मक में बात करें तो ये सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं, चाहे स्टील के सेक्टर में हो, एग्रीकल्चर के सेक्टर में हो, उन पे बात की जाती है। फिर हमने आपसे ये बात की थी कि जो आरबीआई होती है उसमें जो मात्रात्मक टूल्स होते हैं ये भी 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप में जैसे सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, ये दीर्घकालिक हैं।
MSRR हो गया, RRR हो गया, MSF हो गया, ये अल्पकालिक हैं। OMO हो गया, ये मध्यकालिक हैं। CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो, कैश में रखा जाता है RBI के पास। दूसरा SLR जो होता है वो नगद में यानी कि कैश में भी हो सकता है, सरकारी प्रतिभूतियों में हो सकता है, सोने में भी हो सकता है, और इसे अपने पास रखा जाता है। ये वर्तमान में लगभग 4% के आसपास है, ये 18% के समथिंग है। रेपो रेट का मतलब होता है वो रेट जिसपे कुछ समय के लिए बैंकें लोन लेती हैं, किससे? RBI से। RBI जो ब्याज दर वसूलती है बैंकों से वो रेपो रेट कहलाती है अल्पकालिक के लिए। और जो रिवर्स रेपो रेट है वो रेपो रेट होती है जिसमें RBI पैसा लेती है बैंकों से कुछ समय के लिए और RBI उनको जो ब्याज पे करती है बैंकों को वो कहलाती है रिवर्स रेपो रेट। फिर हमने आपको MSF बताया। MSF का मतलब होता है आपातकाल में जो रेट प्रोवाइड कराई जाती है RBI के द्वारा या RBI जो बैंक से वसूलती करता है उसको कहते हैं MSF, ठीक है। फिर मैंने आपको यहाँ पे क्या एक चीज बताई थी, OMO। OMO का मतलब होता है सरकारी प्रतिभूतियों को बाजार में बेचना और उसे खरीदना। इतनी बातें क्लियर हो गई थी। फिर आती है बैंक रेट। बैंक रेट वास्तव में दीर्घावधि प्रक्रिया का परिणाम है। फिर आती है बेस रेट। बेस रेट का मतलब होता है इससे कम पे आप पैसा नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं। इतनी बातें जब हमने सारी पढ़ ली थी, फिर बात आती थी बेसल मानक के बारे में। बेसल मानक क्या होते हैं? बेसल मानक वास्तव में ये निर्धारित करते हैं कि किसी भी बैंक को अपनी इंटरेस्ट रेट कैसी रखनी है, कैसी नहीं रखनी है। इंडिया में बेसल मानकों को नहीं अपनाया गया है। इंडिया में स्वयं ही RBI इन चीज़ों को फॉलो करती है। बेसल मानक और बेसल कन्वेंशन में डिफरेंस है। बेसल मानक जो होते हैं वो बैंकिंग से रिलेटेड होते हैं। बेसल स्टैंडर्ड बेसल मानक जो होते हैं वो बैंकिंग से रिलेटेड होते हैं और बेसल कन्वेंशन जो है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। फिर इसमें लास्ट पार्ट आया था कार का, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, मतलब जोखिम भारित अनुपात। जो जोखिम होता है उसमें कितना, जो संपत्ति है उसमें कितना जोखिम है उसके अनुपात को कहते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इतना पढ़ने के बाद फिर हम डे 2 में आए थे। डे 2 में हमने आपको जो बातें, इसमें एक बात और आ जाती है क्षेत्र के बारे में कि RBI के प्राइमरी क्षेत्र कौन कौन से थे, जिसमें मैंने बोला था एग्रीकल्चर है, निर्यात शाख है, MSME है, संरचना है, आवास है, ठीक है। इसमें कई सारे क्षेत्र, शिक्षा है, नवीन ऊर्जा है, ये सारे क्षेत्र मैंने आपको इसमें बताए थे, ठीक है। फिर इसमें आता है नया टॉपिक। नया टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं और सहकारी बैंक क्या होते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है। तो एक ही बार में बता देता हूँ। वाणिज्यिक जो बैंक होते हैं वो प्रॉफिट पे काम करते हैं, जबकि सहकारी बैंक होते हैं वो नॉट फॉर प्रॉफिट पे काम करते हैं। वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं वो सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं, मतलब वो सारी क्रियाएं संपन्न करते हैं। जो सहकारी बैंक होते हैं वो सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं। वाणिज्यिक जो बैंक होते हैं उस पर RBI की मौद्रिक व साख नीति लागू होती है, जबकि सहकारी बैंकों पे RBI की मौद्रिक व साख नीति कम लागू होती है, नहीं लागू होती है। साथ ही जो वाणिज्यिक बैंक हैं वो क्या करते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से RBI के नियंत्रण में होते हैं, जबकि इसमें RBI की ही एक दूसरी बैंक है नाबार्ड, वो उसके नियंत्रण में आते हैं। इतनी बातें हमने वहां पे आपको कवर करा दी थी, ठीक है। इतनी बातें जब क्लियर हो गई थी, फिर मैंने वहीं पे आपको आगे कई सारी बातें और बताई थी। क्या कि जो वाणिज्यिक बैंक हैं वो संसद के अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, जबकि सहकारी बैंक जो हैं वो राज्य सरकारों के उस पे आते हैं। वाणिज्यिक बैंकों की खास बात है कि वो RBI से पुनर्वित्त प्राप्त कर सकते हैं, जबकि सहकारी बैंकों में केवल राज्य सहकारी बैंक ही पुनर्वित्त प्राप्त करने के पात्र होते हैं। तो इतनी बातें हमने वहां पे आपको क्लियर करा दी थी अपने पिछले वाले पार्ट में, ठीक है। जब इतनी बातें आपकी वहाँ पे क्लियर हो गई थी, फिर आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। वर्तमान में 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। इसको बाद में बंद कर दिया गया था 2 अक्टूबर के आसपास। सबसे अब ये डेडलाइन वगैरह नहीं याद रखनी, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हुआ था। कोई ना कोई बैंक इसको गोद ले लेती है और खास बात है ये दीर्घकालिक ऋण प्रोवाइड कराते हैं। जो प्राथमिक साख समितियां हैं वो दीर्घकालिक न करके अल्पकालिक ऋण प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। इतना डिफरेंस हो गया। जमा भी स्वीकार करते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और ये सेक्टर स्पेसिफिक ये भी होते हैं। मान लो ग्रामीण क्षेत्र में डेवलपमेंट लाना है तो उसी से रिलेटेड, किसानों से रिलेटेड इन बातों को ये प्रमोट करते हैं। तो इतना क्विक एंड फास्ट मैंने आपको रिवीजन करा दिया, ठीक है। चलिए, इतनी सारी चीज़ें आपकी हो गई, तो अब देखते हैं अपनी आज की क्लासेस को, ठीक है। अब बात आती है NBFC। देखो NBFC हम रोज सुनते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। बिल्कुल सिंपल है। NBFC का मतलब क्या हुआ? नॉन क्या?
बैंक मतलब जो बैंकिंग की सुविधाएं नहीं देता। बैंक क्या करता है? बैंक आपका करंट अकाउंट चलाता है, आपका सेविंग अकाउंट चलाता है, ठीक है, आपके पैसे जमा करता है, आपके पैसे लोगों को देता है, आपको लोन देता है, आपसे जमा स्वीकार करता है। लेकिन एनबीएफसी ये सारी चीजें नहीं संपन्न करती, इसीलिए इसको हम कहते हैं एनबीएफसी, मतलब ये गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। मतलब ये बैंकिंग की सुविधाएं नहीं देती है, बाकी सारे काम करती है। तो कैसे नहीं करती है? तो बात यह है क्योंकि ये कंपनी अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर्ड है, न कि बैंकिंग अधिनियम 1934 के अंतर्गत। पहला प्रश्न यही बनेगा कि एनबीएफसी को आरबीआई के बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत रेगुलेट किया जाता है, तो गलत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि एनबीएफसी जो होती है वो सीए यानी कि कासा मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट जारी करती हैं, तो साहब बिल्कुल नहीं जारी करती हैं। क्यों? क्योंकि नॉन बैंकिंग है ना, बैंक ही नहीं है वो। आप सिंपल सी बात है, श्री आईएएस नाम से आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे चैनल मिल जाएगा, लेकिन इतना एक्टिव ग्रुप टेलीग्राम पे मतलब 24 आवर्स मेडिकल स्टोर की तरह सुविधाएं दी जा रही हैं, इमरजेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो नहीं मिल पाएगा ना। तो उनको हम क्या कहेंगे? नॉन श्री आईएएस एकेडमी, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, ठीक। इनमें फिक्स डिपॉजिट की कुछ में अनुमति होती है, लेकिन सभी एनबीएफसी को नहीं। मतलब कुछ एनबीएफसी ऐसी होती हैं जिनमें आप अपना पैसा, अपनी मेहनत की कमाई, उसको फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं, बट ये ना तो चेक जारी करते हैं ना ही डीडी। डीडी का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट, ये दो चीजें ये जारी नहीं करते हैं। डिमांड डिपॉजिट आप लोगों ने जब विद्यालय वगैरह में होंगे, किसी भी महाविद्यालय में अगर पढ़े होंगे आप लोग, तो वहां पे क्या कहा जाता था कि प्राचार्य के नाम पे एक डीडी बनवा लाइए, ठीक है। मतलब बैंक में जाइए, बैंक को पैसा दीजिए, बैंक उसी 1400-1600 रुपए की एक डीडी बना के देगा, मतलब एक पत्र में लिख देगा हाँ हमने इनके पैसे ले लिए। मतलब सेम टू सेम वो एक तरीका, जानते हो क्या होता है डीडी का? डीडी एक तरीके का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही समझो, कि जो स्कूल है वो डायरेक्ट आपसे पैसे नहीं ले रहा है, वो बैंकिंग थ्रो के माध्यम से स्कूल के अकाउंट में चले जाएंगे, ताकि बीच में चपरासी घपला ना करे, बाबू वगैरह, ये उस चीज के लिए होता था, ठीक है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई कि ये चेक भी नहीं जारी करते, डीडी भी नहीं जारी करते, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ये भी सुविधाएं नहीं देते, ये कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड होते हैं, ये आरबीआई के बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं होते। अब इनकी जो इकोनॉमी की जो बेसिक परिभाषा है उससे समझते हैं कि आखिरकार एनबीएफसी किसे कहते हैं, ठीक है। कोई भी वित्तीय कंपनी जिसकी 50% इनकम वित्तीय क्षेत्र से आती हो तथा वे किसी प्रकार के शेयर बेचने व खरीदने, किसी प्रकार के बीमा, किसी प्रकार की ऋण अदायगी, चिट फंड एवं किसी प्रकार के वित्तीय लेन देन के कार्य से जुड़ी हो, एनबीएफसी कहलाती हैं। आपको लग रहा होगा साहब इतने सारे वर्ड आ गए, सारे वर्ड तो ऐसे लग रहे जैसे नई नवेली दुल्हन हो। शेयर का तो पता नहीं, ऋण खरीदने और बेचने का तो पता नहीं, चिट फंड पता नहीं, सुना तो इतना था कि चिट फंड का घोटाला हुआ है। तो देखो सारे के सारे सिंपल हैं। शेयर का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए श्री आईएएस एकेडमी है, मान लीजिए श्री आईएएस एकेडमी है, कल को अगर श्री आईएएस एकेडमी को हमें पैन इंडिया लेवल पे लॉन्च करना है, ठीक है, और इसको नॉट फॉर प्रॉफिट बनाना है, तो हमने आप ही लोगों से हमने कहा कि आप सब आईएएस मान लीजिए बन गए, ठीक है। अब आपके दिमाग में मन में आया कि चलो कुछ भाई मास्टर को भी दान दक्षिणा दे देते हैं, ठीक है। तो आप हमारे पास आए कि सर हम आपको पैसा प्रोवाइड करना चाहते हैं लगभग 10 लाख रुपए, ठीक है। मान लीजिए आप जितने बच्चे हो, 400 बच्चे हो, 400 बच्चे ने 10 लाख रुपए हमें 10-10 लाख करके प्रोवाइड किए। ध्यान से सुनना, अरे मतलब मत करना प्रोवाइड, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो आप लोगों ने 10-10 लाख रुपए, एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा हूँ, पैसे चाहिए नहीं है ना, तो ये समझ लेना कि अरे वाह अच्छा सिलेक्शन का 10 लाख रुपए लोगे, मतलब 2 लाख रुपए में जो धंधा भी हो सकता था ब्याज सहित वसूली करोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये मान लीजिए 10-10 लाख रुपए आपने हमको दिए, तो हम आपसे ऐसा पैसा नहीं लेंगे कि हाँ आप हमें पैसा दे दीजिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारा नुकसान होगा बहुत बड़ा। तो हमने क्या किया, अपनी श्री आईएएस एकेडमी को शेयर मार्केट में लिस्टेड करा दिया, ठीक है। शेयर मार्केट में इसे लिस्टेड करा दिया कि नॉट फॉर प्रॉफिट के रूप में इसको करना है। और आप सबसे हमने क्या कहा कि भाई श्री आईएएस एकेडमी अपने शेयर जारी कर रही है, मतलब 10-10 लाख रुपए के शेयर जारी करेगी, ठीक है। अब 10-10 लाख रुपए के हमने शेयर जारी किए, तो आप सभी 400 लोगों ने खरीद लिए। अब 400 लोगों ने जब खरीदे तो हमारी जो एकेडमी है, समझना, वो क्या होगी, करोड़ों में पहुंच गई।
अब ये करोड़ों में पहुंच गई तो और भी कई सारे लोग पैसा देंगे, यूट्यूब भी हमें पैसा देगा, हमारा जो वेबसाइट है वो पैसा देगी, तो इसमें पैसा खूब आने लगेगा। जब खूब आएगा तो उस पैसे का हमने क्या किया, उस पैसे से हमने बच्चों को बुकलेट खरीद दी, बच्चों के लिए हॉस्टल सुविधाएं कर दी, बच्चों को हमने ट्रेनिंग सेंटर बना दिया, उनके लिए कैंपस ओपन कर दिया, सारी फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करा दी। और इससे एक फायदा ये हुआ कि गवर्नमेंट की ये नज़र में है, गवर्नमेंट देख रही है कि अच्छा लिस्टेड है, नॉट फॉर प्रॉफिट है, अच्छा टैक्स पे कर रही है, भारत सरकार का रेवेन्यू सिस्टम मजबूत कर रही है, जीएसटी हमेशा पे कर रही है, तो हम दिक्कत में नहीं आएंगे। इसी को बोलते हैं शेयर बेचना खरीदना। लेकिन ये सब कौन करेगा, हम नहीं करेंगे, हम जिससे कहेंगे वो करेगा। समझ गए, जो पूरी टीम होगी तो वो टीम को कह देंगे आप एनबीएफसी, मतलब वो इस चीज को रेगुलेट और मेंटेन करती है, वो कहलाती है एनबीएफसी, कि मतलब आपका एक बार पैसा ले लिया और फिर वो उसको रेगुलेट कर रही। ठीक है, तो एनबीएफसी आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। या मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे आप लोग सहारा में पैसा जमा करते होंगे। ठीक है, सहारा में क्या होता है, कुछ समय के लिए फिक्स डिपॉजिट होता है एक तरीके का, लेकिन क्या सहारा की कोई बैंक की तरह दिखता है कि आप जाते हो उसमें 2,100 रुपये जमा करते हो, अगले दिन जाके 50 रुपये निकाल लाते हो? ऐसा तो कुछ होता नहीं है, वहाँ पे कोई अकाउंट तो होता नहीं है। एक बार वो आपसे पैसा ले लेते हैं, जैसा उनका फिक्स होता है सिस्टम, और उसमें आपका पैसा जमा कर लेते हैं और एक टाइम पीरियड के बाद आपको प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक, तो एक तो ये भी एनबीएफसी होती है, जो कि बहुत कम एनबीएफसी कंपनियां करती हैं। ठीक, अब एक और टाइप की एनबीएफसी होती है, मतलब कई टाइप की एनबीएफसी हैं, तो मैं हर टाइप के आपको बता रहा हूँ। आपसे बिल्कुल भी ऐसे नहीं पूछेगा परिभाषा, लेकिन नॉर्मली पता होना चाहिए। ठीक, एक क्या होती है, एक होती है मान लो जो श्री आईएएस ने अपने शेयर जारी किए, तो अभी श्री आईएएस ने शेयर जारी किए कितने, 10-10 लाख रुपए का एक शेयर। ठीक है, तो ये 10 लाख के शेयर को जब शेयर मार्केट में लिस्टेड कराया गया, मान लो आपका मन हुआ कि यार बच्ची की अपनी शादी आपको करानी है, आपकी बेटी की मान लीजिए शादी है। ठीक है, तो आपने सोचा श्री आईएएस एकेडमी का 10 लाख का शेयर हम बेच दें, तो आपने श्री आईएएस एकेडमी का 10 लाख का जब खरीदा था, तो इस समय करंट में इसकी वैल्यू हो जाती 12 लाख रुपए। ठीक, तो 12 लाख रुपए का जो इस समय आपसे शेयर परचेज करेगा, तो वो कौन होगी, वो कोई एक कंपनी होगी। तो इसने 12 लाख का आपसे शेयर खरीदा, कोई एक और दूसरा सज्जन बैठा होगा, वो सोच रहा होगा कि काश श्री आईएएस एकेडमी का हमें शेयर मिल जाए, तो वो क्या करेगा, वो 13 लाख देके एनबीएफसी से खरीद लेगा। तो इस एनबीएफसी को कितना फायदा हुआ, एक तरीके का 1 लाख रुपए का। समझ गए, इसी को कहते हैं एनबीएफसी, यही इनकी प्रॉफिट की कमाई होती है। ठीक है, ऐसा ही बीमा में होता है। समझ गए, मैं आप लोगों को एक रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आगे इकोनॉमी की क्लास आप पढ़ेंगे हमसे, तो 2 मूवी जरूर देखना। एक हर्षद मेहता मूवी देखना। ठीक है, मैंने ये मूवी देखी तो नहीं है, लेकिन इसकी शॉर्ट क्लिप्स काफ़ी सारी देखी, क्योंकि देख तो लेता लेकिन पिछले 6 महीने से आप लोग खुद ही देख रहे हो कि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो मैंने ये मूवी नहीं देखी है। लेकिन इस मूवी में बहुत कुछ सिखाया गया। अगर आप ये मूवी देख लेंगे और फिर जब मैं आपको शेयर मार्केट पढ़ाऊंगा तो आपको चीज़ें वहाँ से लिंक कर जाएंगी। पहले मैं इसीलिए कह रहा हूँ, बाद में देखोगे तो और अच्छा रहेगा, लेकिन एक बार पहले देख लोगे तो शेयर मार्केट में जब मैं पढ़ा रहूँगा तो पिक्चर सामने आ जाएगी, अच्छा शेयर मार्केट ये होता है। भले समझ में ना आए, लेकिन देख जरूर लेना। ठीक है, तो हर्षद मेहता एक मूवी देख लेना, 1992 का स्कैम है। और दूसरी मूवी देख लेना बाजार। ठीक है, बाजार मूवी जो अभी आई है, मतलब सैफ अली खान की। अब यूट्यूब पे सर्च जब करना ना, तो बाजार डाल के मतलब सैफ अली खान डालना, वैसे बाजार डालोगे तो बड़ी गंदी गंदी मूवियाँ फिर सामने आ जाती हैं। ठीक है, और बस मैं इस मूवी में 2 ही चीज़ें मुझे बस ख़राब लगी हैं। इसमें 2-3 सीन हैं वो बस थोड़े ख़राब हैं, मतलब उनको स्किप कर देना चाहिए। ठीक है, उनको स्किप कर देना, और बाकी पूरी की पूरी मूवी देखना, बहुत ही अच्छी है। शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत कुछ आपको सिखा देगी, और जब आप शेयर मार्केट पढ़ेंगे ना फिर ईजी लगने लगेगा, है ना। तो जब भी टाइम हो, फुर्सत, थके हारे हों, जैसे कई बच्चे होते हैं ना डिमोटिवेट हो जाते हैं, सर आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो उस समय आप देख लेना तो थोड़ा मोटिवेशन भी आ जाएगा, है ना। और फिर टॉपिक पढ़ोगे तो टॉपिक समझ में आ जाएगा। अब बात आती है बीमा की। ठीक है, बीमा भी एज इट इज ऐसा ही होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक नया वर्ड आपको मिला है, चिट फंड। चिट फंड का मतलब क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था क्या, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लोग मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, है ना। मैंने उसमें क्या बताया था, 20 लोग मिलते हैं, एक 1,000 रुपये उसमें देते हैं, है ना। ऐसे करके वो लोग क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी आपको। तो सेम टू सेम वही होता है, बड़े लेवल पे हम इसको चिट फंड ही बोलते हैं। हम अपने यहाँ बीसी बोलते हैं, कहीं पे कुछ भी बोला जाता है, अलग अलग नाम उसको दिए जाते हैं। ठीक, तो चिट फंड भी एज इट इज़ वही होता है।
तो ये सारी बातें क्लियर होगी। आगे जब हम आपको शेयर मार्केट पढ़ाएंगे तो वहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें और क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब बात आती है किसको कौन रेगुलेट करता है। इस पे आपसे कभी भी इंडिपेंडेंट रूप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेयर मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, सेबी, ठीक है। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटीज से रिलेटेड जो हमारी बैंक ऑफ इंडिया है ना, वो इसे रेगुलेट करती है, ठीक है। इसका पूरा नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक। तो इतनी बातें आपको याद रखना, पूरा नाम आपसे पूछेगा नहीं। दूसरा है चिट फंड, यानी कि राज्य सरकारों के द्वारा इसे किया जाता है। तीसरा है बीमा, बीमा को करते हैं इरडा आई के द्वारा। ध्यान देना, मैंने यहाँ पे वर्ड क्या बोला, इरडा आई, ठीक है। एक वर्ड आपको और मिलेगा, इरेडा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, ये रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है और ये बैंकिंग से रिलेटेड है, ठीक है। आवास ऋण, नेशनल हाउसिंग बैंकिंग और अन्य एनबीएफसी को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई, ठीक है। तो इतनी बातें आप समझ गए, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है। फिर बात आती है एनबीएफसी से रिलेटेड कोई एक समिति थी, तो ऊषा थोराट समिति जो एनबीएफसी में सुधार की बात करती है, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। फिर आता है वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन का मतलब क्या होता है, वित्त को एक जगह कलेक्ट करना। अभी मैंने कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स में वित्तीय समावेशन टॉपिक पढ़ाया है, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप वैसे वहीं से कवर करना। अगस्त 2021 माह के करंट अफेयर्स में मैंने कराया है, देख लेना, शायद 15 अगस्त से 20 अगस्त के मध्य में मैंने कराया है, ठीक है। तो वहाँ आप देख लेना। तो वित्तीय समावेशन में 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो ऋण, एक जमा, एक निवेश, एक बीमा। आपसे सामान्य से सामान्य प्रश्न पूछा जा सकता है कि वित्तीय समावेशन के घटक के रूप में किन किन को शामिल किया जाता है। नंबर 1 ऋण को, नंबर 2 जमा को, नंबर 3 निवेश को, नंबर 4 बीमा को। और आपसे इनमें पूछेगा कौन से सही है, 1 2 3, 1 2 3 4, 2 3, केवल 4, ठीक है। तो बता देना साहब 1 2 3 4। सिंपल क्वेश्चन आएगा और बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है उस समय, ठीक है, क्योंकि कहीं पर पढ़ाया तो जाता नहीं है, पढ़ा देंगे वित्तीय समावेशन ये हुआ था, ठीक है। सरकारी प्रयास, सरकारी प्रयास का मतलब वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने अभी तक कौन कौन से इनिशिएटिव लिए, ये वास्तव में मेंस का क्वेश्चन अब यहाँ से हो जाता है, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। जैसे सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, आपने पता है 1969 में काफ़ी सारी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, खासतौर पर इंदिरा गांधी जी की सरकार के दौरान। तो वो इसीलिए कि क्योंकि बैंकें गाँव के लेवल पे अपनी ब्रांचेस नहीं ओपन कर रही थी, तो बैंकों के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना कि बैंकों को इस हिसाब से वर्क करना चाहिए, तो इसलिए रेगुलेट किया गया। बीमा कंपनियों का नेशनलाइजेशन किया गया कि बीमा कंपनियां भी सही से वर्क करें, इसलिए उनको भी रेगुलेट किया गया। लीड बैंक की स्थापना की गई, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है लीड बैंक का मतलब। लीड का मतलब क्या होता है, नेतृत्व करना, ठीक है। तो कोई एक ऐसी बैंक होगी उस पूरे क्षेत्र में जो उसको नेतृत्व प्रदान करेगी। इसे मिसलेनियस टॉपिक में करंट अफेयर्स में हम आपको कवर कराएंगे, ठीक है। फिर आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, आरआरबी। एमएफआई का मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इसे आगे भी हम पढ़ेंगे, मतलब जो छोटे लेवल पे जो पैसा या ऋण प्रोवाइड कराते हैं। नाबार्ड आया, एनबीएफसी आई, न्यू बैंकिंग लाइसेंसिंग पॉलिसी आई, 25% बैंकिंग शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन होंगी। मतलब ये नीति आई थी कि जो भी बैंकें हैं जो ये चाहती हैं हम उनको बैंकों का दर्जा दें, तो वो अपनी 25% जो ब्रांचेस हैं वो गांव में खोलेंगे। इसलिए देखना कि आपके गांव में एसबीआई भी होगी, आपके गांव में सीबीआई भी होगी, पंजाब नेशनल भी होगा, ठीक है। भारतीय महिला बैंक, ठीक है, अब तो इसे शामिल कर लिया गया, ऑलरेडी आपको पता है। केसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड, है ना, ये चीज़, सॉरी किसान क्रेडिट कार्ड मैं कह रहा हूँ। केसीसी का मतलब होता है कस्टमर के इंफॉर्मेशन को देखना, ठीक है, नो योर कस्टमर के बारे में, ठीक, केवाईसी जिसको बोलते हैं, और ये किसान क्रेडिट कार्ड ही है हालांकि। स्वाभिमान योजना, मोबाइल बैंकिंग, व्हाइट लेबल एटीएम। व्हाइट लेबल एटीएम का क्या मतलब होता है, आगे इसको वैसे मैं पढ़ाऊंगा। व्हाइट लेबल एटीएम का मतलब ये होता है कि वो एटीएम, ठीक है, वो एटीएम जो किसी बैंक के द्वारा नहीं वो है। मतलब जैसे आप लोग देखे होंगे कि आपको देना बैंक का एटीएम मिल जाएगा आपके क्षेत्र के आसपास, लेकिन देना बैंक आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि देना बैंक अपनी सर्विस बैंकिंग वाली नहीं देना चाहती, वो चाहती कि हम एटीएम खोल के आपका लगा दे रहे हैं और एटीएम की सर्विस वो सिर्फ देती है, तो उसी को बोलते हैं व्हाइट लेबल एटीएम, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना ऑलरेडी आपको पता है, और भी फिर कई सारी स्कीम आई हैं, वो मैंने आपको वहाँ पे कवर करा दी हैं, ठीक है। तो इसलिए ट्रेडिशनल है, इसको ट्रेडिशनल ही रहने दें। कई सारी समितियां हैं वित्तीय समावेशन से, रंगराजन समिति, नचिकेत मोर। तो अब आपको सारी समितियां याद है ना, नरसिम्हन समिति हमने आपको पढ़ाई थी, एन दामोदरन समिति आपको पढ़ाई थी, एमवी पैनल आपको पढ़ाई थी, वो सब किससे थी, बैंकिंग सुधार से।
ऊषा थोराट समिति किससे थी? एनबीएफसी से। वित्तीय समावेशन से रिलेटेड कौन समिति थी? नचिकेत मोर और रंगराजन। ठीक है, चलिए अब हमारा काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ रहा है स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक का मतलब SMALL, ठीक है, यहाँ पे डबल एल है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है? स्मॉल का मतलब क्या हुआ? छोटी, फाइनेंशियल का मतलब वित्तीय सुविधाएं, यानी कि जो बड़ी बैंकें, हमने वाणिज्यिक बैंक देखी जो 500 करोड़ की है तो ये उससे छोटी होगी। अब एक बात बताओ, सिर्फ इतना ही तो छोटा होगा ना, बाकी ये सारे काम करेगी। समझ गए? तो ये डिफरेंस होता है। आपसे यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि केवल क्या जमा स्वीकार करते हैं? नहीं, ये जमा भी स्वीकार करते हैं, उधार भी देते हैं और कुछ बुनियादी सुविधाएं भी उत्पन्न कराते हैं। दूसरी खास बात कि इनकी सेवाएं संचालन के क्षेत्र पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ये कहीं पे भी खोले जा सकते हैं। मतलब जैसे नॉर्मल कोई बैंक ओपन करना है, वाणिज्यिक बैंक 500 करोड़ रुपए से, तो उनको क्या हिदायत दी जाती है कि आप 25% अपनी ब्रांचेस रूरल एरिया में ओपन करेंगे। अब आप अगर रूरल एरिया में ओपन करेंगे तो क्या होगा कि आपको वहां कंपलसरी है, बट स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि 100 करोड़ रुपए से ओपन की जाती हैं, उनको एक कंपलसरी नहीं किया गया। आप चाहें तो केवल शहर में ही अपनी ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं। एफडीआई के मामलों में दोनों को इक्वलिटी प्राप्त है। बैंकिंग क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव हो, कोई भारतीय व्यक्ति हो, उसे ही बैंक खोलने की परमिशन होती है। 75% लोन प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग में आपको देना पड़ेगा। अब आप बाबूजी बता सकते हो कि प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग कौन होते हैं? आरबीआई के। कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन होते हैं? एग्रीकल्चर, आवास, ठीक है, संरचना निर्माण से मतलब एमएसएमई में, ठीक है, शिक्षा में हो गया आपका, और आपका मैंने बताया था कि इसमें नवीन ऊर्जा में, है ना, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड होता है। तो आप ऐसे इसको बता देंगे। ठीक, बड़े लोन नहीं दे सकती, यानी कि 25 लाख से ऊपर का लोन नहीं। देखिए एक बात बताओ, 100 करोड़ का इसके पास पूरी एक टेन्योर है या लेंथ पूरी की पूरी वर्थ इनकम है, ठीक है। अब पूरी की पूरी नेट वैल्यू इसकी 100 करोड़ है और उसमें 25-25 लाख का ही तो लोन दे पाएगी, उससे ऊपर थोड़ा ना दे पाएगी। उससे ऊपर अगर मान लो किसी को दे दिया 2 करोड़ का, तो उसके जैसे अगर 100 लोग आ गए तब तो खत्म ही हो गया, है ना। तो ये चीजें समझना है। दूसरी बात है एमएफआई की तरह ही है, लेकिन एमएफआई में जमा नहीं स्वीकार होती। मतलब एमएफआई जो है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, बिल्कुल वैसी ही ऋण प्रोवाइड कराती है, लेकिन एमएफआई क्या करता है, ऋण तो देता है लेकिन आपकी जमा नहीं स्वीकार करता कि हाँ बाबूजी आ गए मुंह पहुंच के कि भाई साहब पैसा जमा करोगे क्या हमारा, ये नहीं होता है एमएफआई में, ठीक है। बड़े बैंक में इसे बदला जा सकता है, अर्थात कोई भी स्मॉल जो बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो अगर चाहे तो अपनी रकम को बढ़ा ले, मतलब 100 करोड़ से 500 करोड़ कर ले, तो उसे फिर बड़े बैंक में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इतनी बातें आपको यहाँ पे याद रखना है कि स्मॉल बैंक फाइनेंस बैंक जमा भी स्वीकार करते हैं, ऋण भी देते हैं, 25 लाख से ऊपर का ऋण नहीं देते हैं, कहीं पे भी अपनी ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं, आरबीआई के द्वारा इन्हें रेगुलेट किया जाता है, एफडीआई भी इनमें इक्वल होती है, मतलब समान होती है, ठीक। अब बात आती है हमारी पेमेंट बैंक के बारे में, ठीक है। तो पेमेंट बैंक क्या होती है? पेमेंट बैंक पे बिल्कुल जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, अभी आप देखते होगे फोन पे होगा आपके पास, गूगल होगा, ये सारी चीजें। तो इसमें क्या होता है, क्या कहीं फोन पे की कोई बैंकिंग सुविधा खुली ओपन आपको नजर आई, कोई दुकान? नहीं ना। तो मतलब क्या हुआ कि ये आपका केवल जमा स्वीकार करते हैं, आपको उधार नहीं देते हैं कि हाँ बाबूजी आप हमसे लोन ले लीजिए। और कितना जमा? केवल 1 लाख रुपए पर पर्सन। ऐसा नहीं है ना कि अब कुछ चीजें चेंजेस की गई हैं, कुछ रूल में परिवर्तन आया है, ठीक है। 1 लाख रुपए पर व्यक्ति इसमें जमा कर सकता है। एटीएम और डेबिट कार्ड का इसमें भुगतान करने की सुविधा होती है, लेकिन एक क्रेडिट कार्ड नहीं देते हैं आपको, ठीक है। आपने देखा होगा एटीएम और डेबिट कार्ड के जरिए आप पैसा दूसरे उसमें बैंक में भेजते हैं ना, फोन पे से मान लो आप अपना एटीएम कार्ड नंबर या कुछ भी चीजें कर देते हो तो उससे चला जाता है, ठीक। तो ये क्रेडिट कार्ड नहीं जारी कर सकते। और एक बात बताएं, एटीएम कार्ड को ही डेबिट कार्ड बोलते हैं, पहले मैं भी कंफ्यूज रहता था, मतलब आपको तो अच्छे से पता है। देखो ईमानदारी से बोल देना चाहिए, यहाँ पे ये दिमाग नहीं लगाना चाहिए हाँ हम तो पैदाइशी इकोनॉमिस्ट रहे हैं, हम पैदाइशी इकोनॉमिस्ट सीख के आए हैं, है ना। तो वही बात है, कोई भी व्यक्ति माँ के गर्भ से सब कुछ नहीं सीख के आता है, इस दुनिया के बाहर ही उसने सब कुछ सीखा और उसी में वो महारथी बनता है, ठीक है। ऋण ये नहीं दे सकते हैं, इनकी न्यूनतम पूंजी 100 करोड़ रुपए तक होती है। सरकारी प्रतिभूतियों में 75% पैसा जमा करते हैं और 25% पैसा वाणिज्यिक बैंकों में जमा करते हैं। आप लोगों को कई बार लगता होगा ना कि फोन पे को क्या प्रॉफिट होता है, तो आप जब फोन पे पे पैसा अपना स्टोर करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि फोन पे पे आपका पैसा वैसे नहीं होता। मैं यहाँ पे को फिर से बताऊं,
फोन पे का अपना क्या होता है, एक वॉलेट होता है, ठीक है। उस वॉलेट में आप 1 लाख रुपए तक जमा कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, ठीक। लेकिन आप बैंक में कितना भी पैसा जमा कर सकते हो, जिसको फोन पे सुविधाएं प्रदान करता है, ठीक है। अब प्रश्न आएगा आपके दिमाग में कि फोन पे कैसे यूज करता है। तो पहला तो फायदा फोन पे को क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट इसको सबसे ज्यादा मिलती है। आपने देखा होगा कभी फोन पे ऑन करना तो जोमेटो, स्विगी, फलाना सारी ऊपर आ जाएंगे, है ना। फ्लिपकार्ट वगैरह सबकी सेल वगैरह सब चल रही होती है, तो वो लोग इसको एक तो पैसा प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, आपका जो ये 1 लाख रुपया होता है फोन पे वॉलेट में, तो सब लोगों का अगर सोचो 1-1 लाख रुपए इसके पास चला गया तो बहुत सारा पैसा हो गया। तो इसने उस पैसे की क्या किया, उनमें से कुछ पैसे की 75% सरकारी प्रतिभूतियां खरीदी। मतलब सरकार के वो स्टाम्प परचेज कर लिए, 100 रुपया 1000 वाले जो 800 में मिलते थे OMO के जरिए। बाकी आगे आपको मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे फिर से अभी इसको रिकॉल करा दूंगा कि बॉन्ड और डेटेड सिक्योरिटीज वगैरह क्या होते हैं, तो वो पढ़ाऊंगा तो वहां और अच्छे से समझ में आएगा, ट्रेजरी बिल वगैरह। लेकिन आप यहाँ पे बस इतना समझ लो कि ये लोग यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं और बाकी अपना पैसा 25% वाणिज्यिक बैंकों को दे देते हैं, मतलब SBI को, ICICI को, ठीक है। जैसे फोन पे की सर्विस कौन इस समय रेगुलेट कर रहा है, ICICI कर रहा है, तो ICICI को दे दिया तो ICICI उस पे उस पे इनको इंटरेस्ट रेट भी पे करती है, ठीक है। तो ऐसे इनकी इनकम होती है। तो इतनी बातें आप समझ गए कि 75% ये सरकारी प्रतिभूतियों में करते हैं, 25% वाणिज्यिक बैंकों में पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं, ये ऋण नहीं दे पाते हैं, ठीक है। लास्ट हमारा आर्टिकल है MFI, नाम से संबंधित है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। क्या है, ऐसी संस्थाएं जो प्राथमिक क्षेत्र में ऋण की आपूर्ति करती हैं। अब एक बात बताओ, प्राइमरी सेक्टर कौन हुए, RBI के द्वारा, वही 7 सेक्टर। देख रहे हो ना कितना फायदा मिलता है। मतलब एक एक वर्ड जब तक हमारा इकोनॉमी में क्रिस्टली क्लियर नहीं होता ना, मजा नहीं आता इकोनॉमी पढ़ने में, ठीक है। तो खैर आपका तो क्लियर ही हो रहा है। साथ ही ये मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी होती हैं, सूक्ष्म वित्त संस्थाएं कहलाती हैं, ठीक है। मतलब गांव से संबंधित होती हैं, छोटे स्तर के लोन ये प्रोवाइड करती हैं। ये किसी प्रकार की जमाओं को नहीं स्वीकार करती, जबकि मैंने स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या बोला था, वो जमाओं को स्वीकार करती हैं। अर्थात ये वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र की NBFC होती हैं। मतलब ये जमा को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, केवल और केवल लोन प्रोवाइड कराती हैं, केवल और केवल एक तरीके का पैसा ही देती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आज की हमने क्लासेस कवर की, काफ़ी सिंपल थी, काफ़ी छोटा वीडियो था, है ना। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब हमारे जो आगे जितने भी वीडियो आएंगे वो काफ़ी बड़े बड़े वीडियो होंगे। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी ह्यूज और ब्रॉड टॉपिक होते हैं, जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। खासतौर पे शेयर मार्केट में जाने से पहले प्रतिभूतियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे थोड़ा सा, और जानने का प्रयत्न करेंगे कि प्रतिभूतियाँ वगैरह क्या होती हैं, मुद्रा बाजार वगैरह क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, कोविड-19 के पेंडेमिक से अपना और अपनी फैमिली का बचाव करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।